Dear students, welcome to RxPSM. I am Dr. Y.K. Singhal and I will teach you community medicine, which will be helpful for NEET PG aspirants, UG and PG medical students, as well as for nursing and paramedical students. Hello students, so our topic is epidemiological studies. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं, तो इसमें हम एक बार ओवरव्यू करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का, फिर फर्दर लेक्चर्स में एक एक स्टडी को डिस्क्राइब करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ क्यों की जाती है, सबसे पहले तो इसलिए की जाती है टू नो एवरीथिंग अबाउट डिजीज़ सब्जेक्ट और ड्यूरेशन, यानी कि हमें उस डिजीज़ के बारे में सब कुछ जानना है कि डिजीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कब ठीक हुई, कैसे ठीक होती है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी हो जाएंगी। डिजीज़ की हमें इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, इंसिडेंस, प्रिवलेंस, इंक्यूबेशन पीरियड, एनवायरमेंटल फैक्टर, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव एफिकेसी, सब कुछ हमें जानना होता है ताकि हम डिजीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ या उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। इसलिए तो जब तक हम डिजीज़ के बारे में जितना हम ज़्यादा जानेंगे उतना हम उसको ठीक करने के चांसेस या उसके केसेज को कम करने के चांसेस रहेंगे, इसलिए स्टडीज़ की गई। और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हमने एक टाइप की स्टडी कर ली तो हमें दूसरे टाइप की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको अगर हमने एक टाइप की स्टडी की तो हमें कुछ मालूम पड़ा, फिर दूसरे टाइप की स्टडी की तो हमें कुछ और मालूम पड़ा, तीसरे टाइप की स्टडी की तो हमें कुछ और मालूम पड़ा। अलग अलग स्टडी से हमें नई नई जानकारी मिलती है, इसलिए हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में वो कहते हैं कि दीज स्टडीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशन स्टडी में क्या हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि हो क्या रहा है, सिर्फ देखते हैं और जो भी हो रहा है उसको हम नोट करते जाते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल में हम कुछ एक्सपेरिमेंट अपने तरफ से कर सकेंगे, कुछ इंटरवेंशन हमारी तरफ से कर सकेंगे। ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पेशेंट है, वो पेशेंट बीमार पड़ने के बाद उसको खांसी आई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, रिकॉर्ड में हम नोट करते जाते हैं पेशेंट का डेटा। उसके बाद हम एक जो है चार्ट लाइन लिस्टिंग बना सकते हैं कि बुखार आने के कितने दिन बाद इसको जो है मान लो कोई रेशेज हुए, तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, उनको हम सिर्फ नोट करना है। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट का, या नेचुरल एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, जो अपने आप हुआ है एक्सपेरिमेंट, उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। कोई इंटरवेंशन हमें नहीं करना, हमारे को सिर्फ नोट करना है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन खुद करते हैं। इट इज़ एन एक्टिव अटेम्प्ट टू चेंज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। जैसे कि हमने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हमने कोई मेडिसिन दी और उस मेडिसिन का इफेक्ट चेक किया। क्यों? वो हमने एक्टिव अटेम्प्ट किया कि डिजीज़ के प्रोग्रेस को कम करें मेडिसिन देके, या हमने कोई इंटरवेंशन या कोई प्रोसीजर किया है ना, और वो प्रोसीजर से मान लो हमने कोई भी प्रोसीजर ले लो, एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी एक प्रोसीजर है, तो वो एंजियोग्राफी है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, एंजियोप्लास्टी एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है, तो वो हमारा अटेम्प्ट है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट स्टडी है। ठीक है, इसके बाद में ऑब्जर्वेशनल स्टडी के दो टाइप होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड एनालिटिक स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं, एनालिसिस नहीं करते। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो टाइम, प्लेस एंड पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, ये डिजीज़ किस टाइम हुई है, कहाँ हुई है, किस आदमी को हुई है। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी से हमें कोज आइडेंटिफाई करने में या रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। तो जब हमें रिस्क फैक्टर या कोज मिल जाता है तो हमारी एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाती है या जनरेट हो जाती है कि भाई ये रिस्क फैक्टर या ये कोज इस बीमारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर दी। इसके बाद आती है एनालिटिकल स्टडी, जिसमें हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जब ये मालूम पड़ गया कि इस रिस्क फैक्टर से, मान लो हमें पता लग गया कि स्मोकिंग से जो है कैंसर होता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम एनालिटिकल स्टडी में ऐसे लोग ले लेंगे जो स्मोकर्स भी हैं और उनको कैंसर भी है, और नॉन स्मोकर्स भी ले लेंगे हम, है ना। तो स्मोकर्स में कैंसर प्लस नॉन कैंसर और नॉन स्मोकर में कैंसर प्लस नॉन कैंसर, ये दो ग्रुप बना करके हम एनालिसिस करके देखेंगे कि सच में स्मोकर्स को कैंसर होता है या नॉर्मली नॉन स्मोकर्स को भी उतनी ही मात्रा में कैंसर हो रहा है या उतनी ही नंबर्स के पेशेंट मिल रहे हैं हमको। तो इससे हम इसको एनालिसिस करते हैं, जो बात हमने यहाँ बोली,
जो हमने यहाँ बात बोली डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, उसको हम यहाँ एनालिसिस करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं? एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ स्टेटस, यानी कि कैंसर नॉन कैंसर इज हेल्थ स्टेटस, एंड वेरिएबल हो गया स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग। तो इसके बीच में हमने एनालिसिस किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को एनालिटिकल स्टडी के अंदर। अब एनालिटिकल स्टडी के चार तरह की एनालिटिकल स्टडी होती है। एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पे हम पेशेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं या इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट करते हैं। मान लो अभी इस समय किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं और जा कर के मैं बोलूं कि भाई आपके यहाँ पर जो भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। तो हमें एक जो डाटा मिलेगा वो डाटा क्रॉस सेक्शनल डाटा कहलाएगा। हमें एक बार इंडिविजुअल से मिला। अब मान लो आप यूँ मत समझना इसको कि हम पेशेंट के पास गए, पेशेंट ने बोला कि यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, 1 घंटे बाद आना, तो अब फिर उससे दोबारा मिलने गए, तो वो दोबारा मिलने में काउंट नहीं होगा। मतलब जो डेटा हम एक बार मिलकर प्राप्त कर सकते हैं, एक बार मिलकर हम ले सकते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शनल में मानेंगे। ठीक है, इकोलॉजिकल में पूरी पॉपुलेशन हमारी स्टडी यूनिट होती है, क्रॉस सेक्शन में इंडिविजुअल स्टडी यूनिट था। इकोलॉजिकल स्टडी भी एक टाइप की क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, लेकिन वो पॉपुलेशन में की जाती है और क्रॉस सेक्शनल इंडिविजुअल्स में की जाती है। इसके बाद आती है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहर्ट स्टडी दोनों इंडिविजुअल्स में की जाती है। केस कंट्रोल स्टडी में जो हमारे पास पेशेंट आता है वो इफ़ेक्ट के साथ आता है। मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, अब उससे हम कोज पूछने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उससे पूछेंगे भाई आपके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ थी क्या, या आपका फूड पैटर्न क्या है, उसको ओबेसिटी है क्या। तो हम कोज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं या रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम केस कंट्रोल स्टडी में हम पीछे की तरफ जाते हैं, हमारे पास बीमारी लेके आता है। जैसे डायरिया का पेशेंट आया तो हम उससे पूछेंगे कल क्या खाया था, भाई बाहर गोलगप्पे तो नहीं खाए थे। या कोविड का पेशेंट आया तो मुझसे ये पूछते थे किससे मिले थे, किसी कोविड के पेशेंट से तो नहीं मिले थे, टूरिंग पे तो नहीं गए थे, ट्रैवलिंग पे तो नहीं गए थे। ये सारी चीज़ें जो है केस कंट्रोल में आएगी। रिट्रोस्पेक्टिव चलते हैं, पीछे की तरफ पूछते हैं। कोहर्ट स्टडी में हम कोज टू इफेक्ट जाते हैं। एक पेशेंट है या एक ग्रुप बना लिया जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स का है, और उनको हमने अगले 10 साल के लिए उनमें स्टडी की, नेचुरल स्टडी करेंगे। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, बस उनके जो भी चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में उसको हम मॉनिटर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी कोहर्ट स्टडी हो जाएगी। ये भी इंडिविजुअल्स के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि कोहर्ट स्टडी से हम इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये अब जब कोहर्ट पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, एक्सपेरिमेंट स्टडी जो है हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ तो हमने हाइपोथेसिस जनरेट करी कि भैया रिस्क फैक्टर हो सकता है, या एनालिसिस किया, और अब कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लें। एक्सपेरिमेंट करके हमने जो भी कोज था, मान लो पर्टिकुलर वायरस या डिजीज़ करता है, तो वायरस वो किसी हेल्दी इंडिविजुअल्स में डाल दिया, वॉलंटियर में डाल दिया, और उसके अंदर डिजीज़ देख ली। अगर डिजीज़ सच में हो गई तो इसका मतलब ये हमारी सारी बातें सच थी। तो यहाँ हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जाता है, और ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है, यानी कि आगे की तरफ चलती है। हमारे पास में पेशेंट या पर्सन या हेल्दी इंडिविजुअल्स होता है या हेल्दी वॉलंटियर होता है, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें जो भी आगे इफ़ेक्ट मिलता है वो इफ़ेक्ट हम चेक करते हैं। तो ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है। जबकि केस कंट्रोल जो थी वो रिट्रोस्पेक्टिव थी, कोहर्ट प्रोस्पेक्टिव है। इसमें 2 तरह की होती है, अपन बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल क्या टाइप्स पे आ जाते हैं। 3 तरह के एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, इसमें स्टडी पॉपुलेशन पेशेंट होता है। एक फील्ड ट्रायल है, इसमें स्टडी पॉपुलेशन हेल्दी पर्सनस होते हैं। और एक कम्युनिटी ट्रायल या कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टडीज़ हैं, जिसमें पूरी कम्युनिटी जो हैं वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू था एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का। इसका कुछ MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज़ नॉट एनालिटिकल स्टडी। इनमें से कौन सी एनालिटिकल स्टडी नहीं है? एनालिटिकल स्टडी में हमने क्या क्या पढ़ी थी? एनालिटिकल में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल थी, इकोलॉजिकल थी, केस कंट्रोल थी एंड कोहर्ट थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं? देखो क्रॉस सेक्शनल तो है, इकोलॉजिकल है, उसका बाद कम्युनिटी ट्रायल और रिट्रोस्पेक्टिव बचता है। तो रिट्रोस्पेक्टिव किसको बोलते हैं? केस कंट्रोल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में
एनालिटिकल स्टडी कम्युनिटी ट्रायल एक तरह का ट्रायल नाम आ गया ना, तो ये तो वैसे भी ट्रायल हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंटल में चला गया। कम्युनिटी ट्रायल इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में 3 पढ़ी थी हमने, क्लिनिकल ट्रायल या RCT, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। ये फील्ड ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल एंड कम्युनिटी इंटरवेंशन है, क्लिनिकल ट्रायल है तो इकोलॉजिकल स्टडी नहीं है, जो कि एक टाइप की एनालिटिकल स्टडी है। देन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज परफॉर्म ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट। और डिस्क्रिप्टिव स्टडी से क्या होता था, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमने सबसे पहले पढ़ी थी, जो कि हाइपोथेसिस को क्या करती है, जनरेट करती है या फॉर्मुलेट करती है, उसको टेस्ट करता है एनालिटिकल स्टडी और उसको कंफर्म करता है एक्सपेरिमेंट स्टडी। तो इसमें टेस्ट हाइपोथेसिस तो नहीं करती है। डिस्क्राइब डिजीज अकरेंस ये डिस्क्राइब करती है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब प्लेस को भी करती है और हाइपोथेसिस को जनरेट करती है या फॉर्मुलेट करती है। तो ये इसका आंसर ए आ जाएगा, ये काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रोस्पेक्टिव होती है, बिल्कुल होती है। द स्टडी कैन बी बोथ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, हालांकि ये इसका आंसर हो सकता है, पर इस पर अपन बाद में चर्चा करते हैं। देयर इज रैंडम एलोकेशन सब्जेक्ट टू द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, रैंडमाइजेशन किया जाता है, इसलिए RCT बोलते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इन्वेस्टिगेटर इंट्रोड्यूसेज इन इंटरवेंशन, इन्वेस्टिगेटर जो है कोई ना कोई इंटरवेंशन करवाता है या एक्सपेरिमेंट करवाता है, तो ये भी सही है। तो रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव वाला आंसर इसका सही है, ये नहीं होता एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जाती कभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये आंसर सही था। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।